कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पाठ 17 है आपका समास। समास क्या होते हैं, समास कितने होते हैं, समास किसे कहते हैं, समास के सभी भेदों को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे और उनके उदाहरणों के माध्यम से हम उनको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं समास की परिभाषा की। समास किसे कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि समास दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे समस्त पद कहते हैं और उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है कौन सी, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलने के बाद एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। उस सार्थक शब्द के निर्माण से एक शब्द की रचना होती है जिसे समस्त पद कहते हैं। और ये जो समस्त पद इसकी रचना जब हो जाती है, ये सारी प्रक्रिया जो होती है, इसी सारी प्रक्रिया का नाम है समास। अब मैंने यहाँ उदाहरण देख के लिखा है चरण कमल। ये चरण कमल एक समस्त पद है। इस समस्त पद की रचना दो शब्दों के मिलने से हुई। वो दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं। सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। कुछ भी, जैसे कमल शब्द है, अगर कमल शब्द में वर्णों का तालमेल इधर उधर कर दिया जाए तो कमल शब्द से लकम भी बन जाएगा, मकल भी बन जाएगा। वही वो वर्ण है, लेकिन इधर उधर होने की वजह से, उनका सार्थक मेल न होने की वजह से वो सार्थक शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हमें क्या उसमें देखना है कि ऐसे शब्द होते हैं वो जो सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और सार्थक शब्द को जब आपस में मेल होता है तो समस्त पद बनता है। और समस्त पद बनने के लिए जो दो शब्द वो इस्तेमाल होते हैं, उसमें पहला जो शब्द होता है, अर्थात जो सबसे पहले का पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद का पद होता है यानी शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और समस्त पद जो होता है उसका जब हम विग्रह करते हैं तो वो इस तरह का कुछ होता है, जैसे चरण कमल, ये एक समस्त पद है, समास किया हुआ पद है। इसके हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्दों को मिलाया गया है, तो पता चलता है कि चरण और कमल, जिसमें चरण पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। कमल के समान चरण, ये इसका विग्रह होता है। इस प्रकार से हमने समस्त पद जाना, पूर्व पद जाना, उत्तर पद जाना और विग्रह जाना। अब हम एक चीज और जान लेते हैं, संक्षेपीकरण होता है एक। संक्षेपीकरण क्या मतलब है? संक्षेपीकरण का मतलब है एक से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखना। वही काम करता है ये समास। समास का काम है बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिलाकर लिख देना। जैसे ये विग्रह रूप इसका इतना बड़ा आता है, कमल के समान चरण, लेकिन इसी को हम जब समास कर देते हैं तो ये हमें लिखते हैं इसे चरण कमल। यहाँ पर चरण कमल क्या है? संक्षेपीकरण रूप है। और संक्षेपीकरण का मतलब मैंने आपको बताया, एक से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखना। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उसका छोटा प्रारूप बना देना संक्षेपीकरण कहलाता है। और इसी कार्य को एक समास के द्वारा किया जाता है। इस उदाहरण में भी किसी न किसी समास की प्राप्ति होती, किसी न किसी समास के द्वारा ये शब्द के ये जो रचना हुई है इस समस्त पद की, ये किसी न किसी समास के द्वारा ही हुआ है। वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमें समास के भेद पढ़ने हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो हम इसमें ये देखेंगे कि समस्त पद और पूर्व पद और उत्तर पद और साथ में विग्रह, ये शब्द जो होते हैं ये समास को जानने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि समस्त पद वो होता है जो समास करने के बाद शब्द हमारे सामने आता है। समस्त पद उसे कहते हैं, जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं जिसे समस्त पद कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये समस्त पद के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो हम यहाँ सबसे ज्यादा हमें जरूरी क्या है जानना कि समस्त पद किसे कहते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद किसे कहते हैं, विग्रह क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए एक उदाहरण लिखा है
चरण कमल एक समस्त पद है। ये समस्त पद समास की प्रक्रिया के बाद बनता है, वो प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहले जो सबसे पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो उसके बाद शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ये पूर्व पद और उत्तर पद जो आपके समझ में आ गया। विग्रह वो होता है कि उसका बड़ा रूप होता है, संक्षेपीकरण रूप समास समस्त पद होता है, समास किया हुआ रूप। लेकिन उसका जो विस्तृत रूप होता है उसे विग्रह कहते हैं। और जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, चरण कमल एक समस्त पद है, छोटा समास किया हुआ रूप है, और उसका जो विग्रह रूप है वो बड़ा है, कमल के समान चरण, इतना बड़ा उसका विग्रह रूप है, इसलिए उसे संक्षेपीकरण की जो विधि है उसी को कह लीजिए। आप शाब्दिक अर्थों में उसे इस तरह कह सकते हैं कि संक्षेपीकरण की जो विधि होती है उसे समास कहते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि किसी भी शब्द को इन समासों के अंतर्गत हम कैसे जानेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे इसका नाम ही है, आप पीछे के अध्याय पीछे के पाठ में अव्यय पढ़े थे, जो अभिकारी पद का चैप्टर था उसमें आपने अव्यय पढ़े थे। तो यहाँ अव्ययी भाव समास वहां वो होता है जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी अभिकारी पद होता है, अर्थात पूर्व पद जहां अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक प्रतिदिन, अव्ययी भाव का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, प्रतिदिन। अब यहाँ देखिए प्रति शब्द जो है ये अव्यय है। प्रति अव्यय क्या होते हैं? अव्यय को हमने आपको पढ़ा के बताया था पढ़ाते समय कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी खत्म नष्ट नहीं होते, कभी उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कभी उनमें जैसे होते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो यहाँ प्रतिधन दिन ये जो है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रतिधन दिन में पूर्व पद है, प्रति यानी प्रति क्या है? अव्यय है, और दिन उत्तर पद है। तो मैंने आपको बताया कि पहला पद होता है पूर्व पद, और दूसरा पद होता है उत्तर पद। इन दोनों पदों को मिलाने से क्या बनता है? समस्त पद। तो इसका समस्त पद बनेगा प्रतिदिन। ये प्रतिदिन, इसका भी विग्रह हमको करना है। तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो इसका बड़ा रूप सामने आएगा। तो इसका विग्रह होगा दिन दिन, अर्थात प्रत्येक दिन। तो इसका विग्रह रूप आएगा, ये क्या है? समस्त पद है। इस प्रतिदिन समस्त पद है, इसका विग्रह रूप जो होगा वो क्या होगा? विग्रह रूप होगा प्रत्येक दिन या दिन दिन, प्रत्येक दिन, या इसे कहेंगे दिन दिन, मतलब रोज। दिन दिन का मतलब डेली, दिन दिन, प्रत्येक दिन। तो ये इसका क्या होगा? विग्रह रूप होगा। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव का दूसरा उदाहरण देखते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसमें आप देखिए, पहले हमें ये देखना है कि इसका पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति। ये बना हुआ रूप है कि ये क्या है? अभी समास पद है। इसको अलग अलग करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद समझ में आ जाएगा। यथा धन शक्ति। अब इसका जो विग्रह रूप होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। इतना बड़ा रूप जो इसका विग्रह रूप है, इसका संक्षेपीकरण हुआ, तो ये संक्षेपीकरण में बना यथाशक्ति। और यथाशक्ति को ही हम कहते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है। क्यों? क्योंकि यथा पूर्व पद में अव्यय है। इस तरह तो यह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें ही कोई दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अकारण। अकारण में आ धन कारण, आ जो है वो पूर्व पद है और कारण और क्या है? उत्तर पद है। तो यहाँ पर आ क्या है? अव्यय है। अव्यय यानी अविकारी पद है। अविकारी पद हो जहां होता है पहला पूर्व पद, पहला पद, वहां अब क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अकारण का क्या होगा विग्रह? बिना किसी कारण से। अव्ययी भाव में अकारण अगर हम देखते हैं कि अकारण में कौन सा समास है, तो अकारण का जो पूर्व पद होगा वो होगा आ, और उत्तर पद जो दूसरा पद होगा वो होगा कारण। तो अकारण ये बना। अकारण क्या है? समस्त पद है। इसका विग्रह रूप होगा बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के।
ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रूप है इस शब्द का। इसी को संक्षेपीकरण जब कर दिया जाता है, संक्षेपीकरण की विधि समास होती है, और इसको करने के लिए हम समस्त पद का निर्माण करते हैं। समस्त पद जैसे कि परिभाषा में कहा गया है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। दो या दो से अधिक शब्द, यानी आ एक शब्द है, दूसरा है कारण, इनको दोनों को मिलाया गया तो समस्त पद बना आकारण। इस प्रकार से हमने ये अव्ययी भाव समास को समझा। अव्ययी भाव समास का मुख्य नियम है कि इसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है, यानी अभिकारी शब्द होता है। इसलिए हम वहां जहां भी अभिकारी शब्द पहले पद में होता है वहां हम अव्ययी भाव समास करते हैं। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आपको समझने के लिए आपको पीछे के चैप्टर कारक में जाना होगा। कारक की जो निशान होते हैं विग्रह में हम उनका प्रयोग करते हैं इसमें। और द्वितीय कारक, तृतीय कारक, जैसे द्वितीय कारक क्या होता है, कर्म कारक, तृतीय कारक क्या होता है, करण कारक, चतुर्थी कारक क्या होता है, संप्रदान कारक, पंचमी कारक क्या होता है, अपादान कारक, और छठवां कारक होता है संबंध कारक, सातवां कारक होता है